विधवा बूढ़ी माँ का कठोर फैसला। विमला देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने कमरे को देख रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया था उनके पति देसराज जी का देहांत हुए। आज के ही दिन उनकी दिन दुनिया लुट गई थी। सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह उठे, अपने सारे काम किए, फिर मैंने चाय बनाकर दी। चाय पी और अचानक सीने में दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का मौका भी नहीं मिला। सिर्फ 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। घर ही में उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, अब इनमें कुछ भी नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाएं। मैं तो जैसे अपने होश खो बैठी थी। अचानक यह सब क्या हो गया था? मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। मुझे सारी धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। मैं लड़खड़ा कर चल रही थी। मुझे 2 लोगों ने पकड़ रखा था और वह मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घसीटते जा रहे हों। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। देसराज जी के जाने के बाद तो जैसे मेरा सूधी सी खो गई। जहां बैठती हूँ वहीं बैठी रहती हूँ, घंटों घंटों तक। बालों में तेल डाले पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे देसराज जी के बिना जीना पड़ेगा। उनके बिना यह जीवन इतना दुखदाई होगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वह मेरी हर चीज का ध्यान रखते थे, घर की हर एक चीज का ध्यान रखते थे। अब सूने कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ मैं। विमला देवी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू आती है और उनसे कहती है, माँ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। विमला देवी जी खाना खाने के लिए बाहर आती हैं तो देखती हैं थाली में 2 सूखी रोटी और सब्जी थी। जब देसराज जी जिंदा थे तब सब्जी के साथ दाल भी जरूर बनती थी। दाल के साथ थोड़े से चावल लेना भी वह पसंद करते थे और दही का तो उनको बहुत शौक था। थाली में जब तक दही ना हो तो वह खाना ही नहीं खाते थे और सूखी रोटी को तो वह हाथ भी नहीं लगाते। आज थाली से सब कुछ गायब हो गया था, क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथ में जो आ गया था। विमला जी के 2 बेटे हैं, उनके कोई बेटी नहीं है। दोनों बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के पास एक एक बेटा है। विमला देवी के बड़े बेटे का नाम अनुज तो छोटे बेटे का नाम राहुल है। दोनों बेटे जॉब करते हैं, सुबह को जाते हैं और शाम को लौटते हैं। दोनों बेटों की रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। दोनों बहुएं विमला देवी को कुछ नहीं कहती हैं। दोनों बेटे भी विमला देवी को कुछ नहीं कहते हैं। वो ऑफिस से आते हैं तो सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ सामान जरूर होता है, जिसे लेकर वह सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं कभी सास के पास बैठी तक नहीं तो बात करना तो बहुत दूर की बात। हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती और फोन पर व्यस्त रहती। जरूरत के वक्त ही कमरे से बाहर आती। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छुपा कर लाते और सीधे लेकर अपने कमरे में चले जाते। माँ आस पास में बैठी रहती कि बेटे मेरे पास आकर बैठेंगे, 2 बातें करेंगे, पर माँ की आस ही रह जाती है। दोनों बेटे अपनी माँ और एक दूसरे से छुपकर खाना खाते हैं। वे दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते कि क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और सब्जी आती है। कोई भी बेटा बहू कुछ कह देता तो गम ना होता, बिना कुछ कहे
यह वो सब कुछ कर जाते हैं जो इन्हें करना होता है। कुछ कहकर तो आदमी पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाएगा। किसी को अगर कुछ करना है तो बिना कहे भी वह सब कुछ कर सकता है। 2 सूखी रोटी और सब्जी खाकर विमला देवी अपने कमरे में आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं हैं और कर भी सब कुछ रहे हैं। कुछ कह सुनकर लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल भी लेता है, पर यहाँ जब कोई कुछ कहता ही नहीं तो वह किसी को क्या कहे, कैसे समझाए किसी को। यह सब कुछ जो यहाँ हो रहा था उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, किसी को बताया नहीं जा सकता। दोनों बहुओं के कमरे के बाहर फलों के और मेवों के छिलके पड़े दिखती है तो देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आज उन्हें देसराज जी की बहुत याद आ रही थी। वह देसराज जी की अलमारी खोलती है और उनकी सारी चीज़ों को देखने लगती है, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनके फोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी में रखी एक फाइल पर पड़ती है। वह देसराज जी की पर्सनल फाइल थी। इस फाइल को वे किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया करते थे। विमला देवी उसे उठाकर अपने सीने से लगाती है और खूब रोती हैं कि आप होते तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देते और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को कैसे छू रही हूँ। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यह कहकर वह और भी रोने लगती हैं। रोते रोते फाइल खोलकर देखती है। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था। वो उस लिफाफे को खोलती है, उसमें से कुछ पेपर निकलते हैं और एक चिट्ठी निकलती है। वह चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। पत्र में लिखा होता है, प्यारी विमला, अगर यह पत्र तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। यह पत्र कागज का टुकड़ा जरूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की जिंदगी का वह हसीन लम्हा है जो 4 लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। विमला, जिंदगी के सफर में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहना माना और एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनकर दिखाया। एक अच्छी माँ बनकर जो तुमने मेरे बच्चों के लिए किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। इसलिए जाते जाते अपने दिल का छोटा सा टुकड़ा तुम्हें इस पत्र के रूप में दे रहा हूँ। गांव में हमारी जमीन थी जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता था। वह बेचकर मैंने एक प्लॉट लिया था। वह प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखें तो वह प्लॉट तुम बच्चों को दे देना, और अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखें तो उस प्लॉट को बच्चों को मत देना। उस प्लॉट को बेचकर तुम अपना खर्चा आराम से चला सकती हो। तुम अपने को कभी कमजोर मत समझना, हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने की नई राह तलाश करना। अगले दिन विमला जी अपने भाई के घर जाती हैं जो एक वकील है। अपने भाई को उन प्लॉट के पेपर दिखाती है जो बिल्कुल सही होते हैं। प्लॉट की कीमत करोड़ों में थी और प्लॉट काफी बड़ा था। विमला देवी के भाई उन्हें सलाह देते हैं कि इस प्लॉट में थोड़ा सा प्लॉट बेचकर नीचे दुकान और ऊपर घर बना सकती हो। दुकान किराए पर देकर अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकती हो। विमला जी को यह बात अच्छी लगी। विमला देवी अपने घर वापस आती हैं और अपने दोनों बेटों को बुलाती हैं और कहती हैं, अनुज और राहुल, मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ खर्चे हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े से पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी दवाई या और किसी खर्चे को पूरा कर सकूं। दोनों बच्चे कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ बचते हैं माँ, जो महीने में हम आपको पैसे दे सके।
खाने में, घर में और बच्चों के स्कूल में, इसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अलग से हम आपको पैसे नहीं दे सकते। ठीक है बेटा, मुझे अपने खर्च निकालने हैं। मुझे एक जगह काम मिल रहा है, बच्चे संभालने हैं, केयर टेकर का काम है। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मैं सुबह चली जाया करूंगी और शाम को आ जाया करूंगी। मेरा टाइम भी कट जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। अपना खर्च भी आराम से उठा लिया करूंगी। विमला जी रोज सुबह जाती और शाम को आती। विमला जी अपने प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेच देती हैं और अपने प्लॉट पर काम शुरू करवा देती हैं। सारा काम उनके भाई देखते हैं। विमला जी सुबह ही अपने प्लॉट पर जाकर बैठ जाती हैं और काम अपने देखरेख में करवाती हैं। कुछ ही दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। नीचे दुकानें बन जाती हैं और ऊपर घर बन जाता है। बाकी का सारा काम भी उनके भाई कंप्लीट करवा देते हैं। विमला देवी जी का एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। विमला जी दुकान को किराए पर देकर अपना खर्च निकालने लगती हैं। एक दिन माँ बोलती है, बच्चों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो बड़ा बेटा बोलता है, क्या दिखाना है माँ? तो माँ बोलती है, वहां चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी बीवियों को लेकर माँ के साथ चलते हैं। माँ उन्हें घर लेकर आती है जो उन्होंने खुद बनवाया था। वहां दो बूढ़े दंपत्ति और विमला जी के भाई बैठे हुए थे। दोनों बेटे पूछते हैं, माँ यह घर किसका है और मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं और यह कौन लोग हैं? यह मेरा घर है। दोनों बेटे चौंक जाते हैं। यह आपका घर है? यह घर आपके पास कहां से आया? किसने दिया? यह घर तुम्हारे बाबूजी ने दिया है। उन्हें पहले ही शक हो गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले चला गया तो तुम लोग अपनी माँ का ख्याल नहीं रखोगे, अपनी माँ को पैसों के लिए तरसाओगे। इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए यह प्लॉट लिया था। फिर उन्होंने अपने बेटों को सारी बात बताई। तुम लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि भूल गए कि तुम्हारी एक माँ भी है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। बेटे अपनी माँ को अपने साथ ही रखने की जिद करते हैं। बेटे उनसे माफी मांगने लगते हैं। विमला देवी जी कहती हैं, बच्चों मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम अपने जहां में खुश रहो और मैं अपने जहां में खुश हूँ। मैं अब अपनी आखिरी सांसें इसी घर में लेना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी यही गुजारना चाहती हूँ। विमला जी ने कहा, मैं अपनी आगे की जिंदगी अपनी औलाद के द्वारा सताए गए बुजुर्गों के साथ बिताना चाहती हूँ। उनकी बातें सुनकर वहां बैठे दंपत्ति और विमला देवी के बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विमला देवी के भाई बोलते हैं कि मैं अपनी बहन के इस फैसले का सम्मान करता हूँ। मेरी बहन ने जो किया है वह काबिले तारीफ है। इसी बात पर वहां जमा सभी लोग विमला देवी का जोर जोर से तालियों से सम्मान करते हैं। इस तरह विमला देवी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लग जाती है। दुकानों से आने वाले किराए से सभी खर्चे आराम से पूरे होते हैं और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।